नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कहा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं न केवल रोग पर नियंत्रण करेंगी बल्कि सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के फैसले से अगले 10 वर्ष में देश में डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव, विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की। दिल्ली में शिक्षा महानिदेशालय ने निजी स्कूलों से कोविड मामले सामने आने पर पूरा परिसर या विशेष शाखा अस्थायी रूप से बंद करने को कहा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष प्रावधानों के तहत प्रवेश पर रोक लगा दी है। आज मलयाली, असमिया और बंगाली नववर्ष मनाया जा रहा है। आज गुड फ्राइडे है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दोपहर समाचार में जागृति शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये अस्पताल लोगों को किफायती दरों पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। आज इस क्षेत्र में अनेक आधुनिक मेडिकल सेवाएं मौजूद हैं। इसी कड़ी में भुज को आज एक आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिल रहा है। ये कच्छ का पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए कच्छ को बहुत बहुत बधाई। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। ये हमारे सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अस्पताल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह अस्पताल विशेष रूप से सैनिकों और व्यापारिक समुदाय के लोगों के परिवारों के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती। ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, प्रतिष्ठित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत और जन औषधि जैसी योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इलाज में करोड़ों रुपए की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपये इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जैसे अभियान इलाज को सबके लिए सुलभ बनाने में मदद कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेगी। आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से आधुनिक और क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिला और ब्लॉक लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय के अपने दायित्वों के तहत देश में सभी के लिए गुणवत्तायुक्त तथा किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कच्छ क्षेत्र के साथ गहरे जुड़ाव का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पर्यटन और जल संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दें। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इस अस्पताल से कच्छ जिले में स्वास्थ्य बुनियादी संरचना को और मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित थे।
ये अस्पताल श्री कच्छीलेवा पटेल समाज की ओर से बनवाया गया है। यहां हृदय रोग चिकित्सा, विकिरण और शल्य चिकित्सा, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और जोड़ों के रिप्लेसमेंट जैसी विशेष सेवाएं कम लागत पर सुलभ होंगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज अयोध्या में राम जन्मभूमि का दौरा किया। वे उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज सुबह विशेष रेलगाड़ी से अयोध्या पहुंचे। राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना के बाद उपराष्ट्रपति ने मंदिर निर्माण के कार्यों का भी जायजा लिया। इसके बाद उपराष्ट्रपति हनुमानगढ़ी पहुंचे और दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनकी पत्नी के अलावा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में मौजूद थे। सरयू में जलाभिषेक के बाद उपराष्ट्रपति अब से थोड़ी ही देर बाद विशेष रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम को वाराणसी पहुंचने पर वह प्रसिद्ध गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। कल सुबह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय दवा कंपनियों ने पिछले 2 वर्षों में गंभीर वैश्विक संकट के बीच प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। वे आज मुंबई में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IDMA के हीरक जयंती कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने कोविड संकट के दौरान 200 से अधिक देशों को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति के लिए भारतीय दवा कंपनियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसके जरिए भारत ने ये संदेश दिया है कि हम न केवल फार्मा क्षेत्र में महाशक्ति बन रहे हैं, बल्कि हम एक संवेदनशील देश भी हैं जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत ने जिस तरह से इस वैश्विक संकट से निपटा है, उससे कहा जा सकता है कि भारत दवा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ व्यापक चर्चा की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध के वैश्विक प्रभाव, विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर भी श्री गुतेरेस के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध के परिणाम विकासशील देशों के लिए गंभीर हैं। विदेश मंत्री ने महासचिव के साथ अफगानिस्तान और म्यांमार में ताजा घटनाओं के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने महत्वपूर्ण समकालीन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारत के साथ काम करने में गुतेरेस की रुचि की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 10 तारीख से 6 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। डॉक्टर जयशंकर वाशिंगटन की यात्रा के बाद बुधवार शाम न्यूयॉर्क पहुंचे। विदेश मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए वाशिंगटन में थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष प्रावधानों के तहत प्रवेश पर रोक लगा दी है। इन विशेष प्रावधानों में सांसद कोटे से प्रवेश भी शामिल है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार अगले आदेश तक विशेष प्रावधानों के अंतर्गत विद्यार्थियों का प्रवेश रोकने का निर्णय लिया गया है। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने इस निर्णय का स्वागत किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अब तक प्रत्येक सांसद और प्रत्येक कलेक्टर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने कोटे से केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश करा सकते थे। सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस योजना की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर
टेलीफोन परामर्श सुविधा ई संजीवनी के 1 लाख केंद्रों का कल उद्घाटन करेगी। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि अब आम नागरिक भी देश के बड़े डॉक्टर्स से परामर्श ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। देश में अब तक 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 186 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 6,66,000 टीके लगाए गए। इसी दौरान 949 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। देश में अब तक 83 करोड़ 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,67,000 नमूनों की जांच की गई है। दिल्ली में शिक्षा महानिदेशालय ने निजी स्कूलों से कोविड संक्रमण के अधिक बढ़ने की स्थिति में पूरा परिसर या विशेष शाखाएं अस्थायी अवधि के लिए बंद करने को कहा है। राजधानी में कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी विद्यालयों को परामर्श जारी किया है। स्कूल प्रशासन से संक्रमण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सतर्कता बरतने और मानक प्रक्रियाओं का पालन करने को कहा गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड संक्रमण में मामूली बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा निदेशालय आज स्कूलों के लिए कोविड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान राज्य के प्रत्येक निवासी को विकास का अमृत देने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये बहुत सुखद संयोग है कि देश की आजादी के 75वें वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा। आजादी के अमृत महोत्सव में हिमाचल प्रदेश में विकास का अमृत हर प्रदेशवासी तक निरंतर पहुंचता रहे, इसके लिए हम सभी के प्रयास जारी है। अब हमें तेजी से काम करना है। आने वाले 25 वर्ष में हिमाचल की स्थापना और देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये हमारे लिए नए संकल्पों का अमृत काल है। इस कालखंड में हमें हिमाचल को टूरिज्म, उच्च शिक्षा, रिसर्च, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और नेचुरल फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में और तेजी से आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के युवा नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने ग्रामीण सड़कों के विस्तार, राजमार्ग चौड़ीकरण, रेलवे नेटवर्क के विस्तार की पहल की है और इसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। प्रसार भारती न्यूज चैनल डीडी इंडिया देश का नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल बन गया है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार इस साल 5 से 11 मार्च तक की अवधि के दौरान 36 लाख की तुलना में 2 से 8 अप्रैल 2022 तक की अवधि में 65 लाख से अधिक घरों में डीडी इंडिया न्यूज चैनल देखा गया। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कहा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं न केवल रोग पर नियंत्रण करेंगी बल्कि सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के फैसले से अगले 10 वर्षों में देश में डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव, विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की। दिल्ली में शिक्षा महानिदेशालय ने निजी स्कूलों से कोविड मामले सामने आने पर पूरा परिसर या विशेष शाखा अस्थायी रूप से बंद करने को कहा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष प्रावधानों के तहत प्रवेश पर रोक लगा दी है। आज मलयाली, असमिया और बंगाली नववर्ष मनाया जा रहा है। आज गुड फ्राइडे है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में हर शुक्रवार शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाता है।
स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम आजाद हिंद फौज के कैप्टन राम सिंह ठाकुरी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 15 अप्रैल 2002 में हुआ। वे आजाद हिंद फौज के गीत कौमी तराना के संगीतकार थे, जो आज भी भारतीयों को देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित करता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाए जा। राम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1914 को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निकट हुआ था। उन्हें संगीत सीखने की प्रेरणा अपने नाना नाथूचंद से मिली। 1927 में ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के बाद राम सिंह ने जाने माने ब्रिटिश संगीतकार हडसन और डेनिश से ब्रास बैंड, स्ट्रिंग बैंड और डांस बैंड में प्रशिक्षण लिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राम सिंह को सिंगापुर तैनात किया गया। सिंगापुर में ब्रिटिश सेना की पराजय के बाद उन्हें 1942 में युद्ध बंदी बना लिया गया। उसके बाद वे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। जब नेताजी को राम सिंह की संगीत प्रतिभा का पता चला तो उन्होंने राम सिंह को ऐसी धुन रचने को कहा जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो। नेताजी ने राम सिंह से कहा, गाने का ऐसा अमिट प्रभाव और शक्ति होनी चाहिए जो कैथे बिल्डिंग को 2 भागों में तोड़ दे और आसमान दिखाई देने लगे। सैनिक और संगीतकार राम सिंह ने गाने के बोल लिखे और प्रसिद्ध धुन कदम कदम बढ़ाए जा रची गई। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी धुंधा रहे, जो सामने तेरे अड़े तू खाक में मिलाए जा। कदम युद्ध समाप्त होने के उपरांत राम सिंह और उनके साथियों को भारत लाया गया तथा दिल्ली छावनी की काबुल लाइन्स में कैद किया गया। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद हिंद के सैनिकों से मिलने गए। बैठक के दौरान आजाद हिंद फौज के जनरल भोसले ने सरदार पटेल से विनती की कि आजाद हिंद के सैनिक कौमी तराना बजाना चाहते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के जनरल से पूछा तो उन्हें अनुमति मिल गई। चलो दिल्ली पुकार के कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा कदम कदम। जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया, तो आजाद हिंद फौज के कौमी तराने की धुन बजाने के लिए कैप्टन राम सिंह और उनके ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के सदस्यों को विशेष रूप से बुलाया गया। कैप्टन ठाकुरी ने अपने देशभक्ति संगीत के सुरों पर सभी भारतीयों को एकजुट किया। उनकी भावना आज भी हमारे दिलों में रची बसी है। इस महान राष्ट्रवादी को नमन।
आज हम स्वाधीनता सेनानी किसान बंधु भोसले को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 15 अप्रैल 1910 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और उनके नारे करो या मरो से प्रेरित होकर भोसले स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए। 9 सितंबर 1942 को सतारा में वो स्वाधीनता सेनानी परशुराम घारगे के नेतृत्व में 2000 से अधिक लोगों के प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने जुलूस को रास्ते में रोका और तितर बितर होने से लोगों के मना करने पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें भोसले भी शामिल थे। महान शहीद को नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी सुबोध कुमार डे को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 15 अप्रैल 1931 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। सुबोध कुमार का जन्म चटगांव में 1813 में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे सूर्य सेन की रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य थे। 27 सितंबर 1930 को चटगांव मालखाने पर हमले के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में 15 अप्रैल 1931 को उनका निधन हो गया। भारत माँ के इस महान सपूत को नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है गीतकार हसरत जयपुरी को। लेने वाले इस गीत के गीतकार थे हसरत जयपुरी, जिनकी आज जयंती है। 15 अप्रैल 1922 को जयपुर में पैदा हुए हसरत जयपुरी के बचपन का नाम इकबाल हुसैन था। जब वे मात्र 20 वर्ष के थे, तभी उन्होंने कविताएं लिखना अपनी तालीम पूरी करने के बाद किस्मत आजमाने के लिए हसरत 1940 में मुंबई आ गए। कुछ ही दिनों में ये एक शायर के रूप में मशहूर हो गए। ऐसे ही एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर ने हसरत जयपुरी की शायरी सुनी और अपने बेटे राज कपूर से उनके लिए सिफारिश कर दी। 1949 में हसरत जयपुरी ने फिल्म बरसात के लिए अपना पहला गीत लिखा। इसके बाद हसरत ने शैलेंद्र के साथ 1971 तक राज कपूर की सभी फिल्मों के लिए गीत लिखे। 1951 में हसरत ने फिल्म हलचल की पटकथा भी लिखी। गीतकार के रूप में उनकी आखिरी फिल्म थी 2004 में बनी हत्या द मर्डर। सारी दुनिया की जज्बात को अपनी जुबान से बयान करने वाले हर दिल अजीज शायर हसरत जयपुरी ने 17 सितंबर 1999 को दुनिया को अलविदा कह दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास। आपके होंगे सवाल और हमारे विशेषज्ञ देंगे उसका जवाब। आप अपने सवाल रिकॉर्ड कर हमें भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। एक रिपोर्ट।
ईसाई धर्म के लोगों के लिए गुड फ्राइडे का विशेष महत्व है, जिसे ईस्टर संडे से पहले आने वाले शुक्रवार को मनाते हैं। इस दिन ईसाई धर्म के लोग प्रभु यीशु के क्रूस को याद करते हैं। इस दिन ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। कई लोग प्रभु यीशु की याद में उपवास भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ईसा मसीह लोगों को मानवता, एकता और अहिंसा का उपदेश देकर अच्छाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। धार्मिक अंधविश्वास करने वाले लोगों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया गया। जिस दिन प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया, उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी रविवार को प्रभु ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए और 40 दिन तक लोगों के बीच उपदेश देते रहे। उनके दोबारा जीवित होने की घटना को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। केरल में गुड फ्राइडे के अवसर पर पूरे राज्य के गिरजाघर में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। कोच्चि के निकट मलायतूर में सेंट थॉमस गिरजाघर में हजारों श्रद्धालु अपने कंधे पर लकड़ी के क्रॉस लेकर पहुंचे। माना जाता है कि सेंट थॉमस चर्च की स्थापना ईसा मसीह ने की थी। कोविड दिशा निर्देशों में ढील के बाद लोग गिरजाघरों में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद किया है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के सेवा और भाईचारे के आदर्श मानव जाति के पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। दुनिया भर में रह रहे केरल मूल के लोग आज वसंत के आगमन और फसल कटाई का त्योहार विशु मना रहे हैं। इसे मलयाली माह मेदाम का पहला दिन भी माना जाता है। आज इस अवसर पर लोगों ने तड़के जगकर विशुकनी के दर्शन किए। विशुकनी की पूजा के दौरान भगवान कृष्ण को कच्चा चावल, सिक्के, ककड़ी, धोती और अन्य पूजन सामग्री का भोग लगाया जाता है। इन सामग्री को सौभाग्य और खुशहाली लाने वाला माना जाता है। कोविड प्रतिबंधों में ढील को देखते हुए गुरुवैयूर के श्रीकृष्ण मंदिर में और सबरीमाला मंदिर सहित राज्य के अन्य मंदिरों में भी आज भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विशु की बधाई दी है। बंगाली नववर्ष पोइला बैशाख और असम का नववर्ष बिहू आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पोइला बैशाख पर बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यह विशेष अवसर अनूठी बंगाली संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाला वर्ष उमंग, शांति और खुशहाली का होगा। बांग्लादेश में कल बंगला नववर्ष पोइला बैशाख उल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बातामुल में सांस्कृतिक संगठन छाया नट के कार्यक्रम की शुरूआत राग रामकेली से हुई और स्वागत संबोधन पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता संजीता खातून ने दिया। ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने मंगल शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा को यूनेस्को ने 2016 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। पोइला बैशाख पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति एम अब्दुल हमीद ने कहा कि ये पर्व सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने का प्रतीक है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल रात मुंबई में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हराया था। गुजरात टाइटंस 5 मैचों में चौथी जीत के साथ तालिका में शीर्ष पर है। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 155 रन पर ही सिमट गई। केरल के कई हिस्सों में सोमवार तक मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। तिरुवनंतपुरम, पत्तनमथिट्टा, इडुक्की और वायनाड सहित राज्य के 10 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। श्रीनगर और जम्मू में आसमान साफ रहेगा और दोपहर बाद शाम या रात में बादल छाए रहेंगे। लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के फैसले से अगले 10 वर्ष में देश में डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव, विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की। दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों से कोविड मामले सामने आने पर पूरा परिसर या विशेष शाखा अस्थायी रूप से बंद करने को कहा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष प्रावधानों के तहत प्रवेश पर रोक लगा दी है।
आज मलयाली, असमिया और बंगाली नव वर्ष मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।